दोस्तों, ये दुनिया बहुत बड़ी है तो जाहिर सी बात है लोग भी काफी ही होंगे। लेकिन इतनी भीड़ भाड़ में कब कौन कहां बिछड़ जाए उसका कोई अंदाजा नहीं। यही कारण है कि हमें रोज सुबह दैनिक अखबार में हजारों लोगों की गायब होने की घटनाएं देखने को मिलती हैं। खैर, कुछ ऐसे भाग्यशाली भी होते हैं जो सही सलामत मिल जाते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी अनलकी लोग मौजूद हैं जिनका नामो निशान तक पता नहीं चलता। बस तो समझिए, आज हम आपको कुछ ऐसे ही विश्व प्रसिद्ध अनसॉल्व केसेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो गायब तो हुए लेकिन एक रहस्य बनकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड पर। हमारी आज की लिस्ट में सबसे ऊपर है मशहूर ठग नटवर लाल। दोस्तों, शायद ही कोई एक वकील से बहसबाजी में जीत सके, और अगर वही वकील बात बनाने की कला में माहिर हो तो समझिए उससे बड़ा कोई ठग नहीं। क्या आप एक ऐसे ही ठग को जानते हैं जो बैठे बैठे ताजमहल से लेकर संसद भवन तक को बेच दे? एक ऐसा ठग जिसे पुलिस ने 9 बार दबोचा लेकिन कोई भी सलाखें उसे ज्यादा दिन तक रोक ना सकी। 14 से ज्यादा धोखाधड़ी के मामलों में शामिल इस ठग को 113 साल की सजा मिली, लेकिन मुश्किल से इसको कोई जेल 1 साल से ज्यादा बैठा ना पाई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1912 में बिहार के सीवान में जन्मे मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवर लाल की। पेशे से वकील नटवर लाल सिर्फ नाम बदलने में माहिर नहीं था, बल्कि डुप्लीकेट सिग्नेचर करने में भी उसका कोई जवाब नहीं था। नटवर लाल को आखिरी बार एम्स से ले जाते वक्त देखा गया, जहां से वो ऐसा फरार हुआ कि आज तक कोई भाप न पाया। कुछ साल बाद नटवर लाल के वकील ने 2009 में उसकी मृत्यु हो जाने की बात कहकर कोर्ट से सजा माफ कराने की गुजारिश की। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब नटवर लाल के भाई ने सबको बताया कि यह काम 14 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। आखिर उसने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार जो किया था। नटवर लाल से जुड़े दावे और भी हैं, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं। डीबी कूपर, ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जिसने प्लेन को न सिर्फ हाईजैक किया बल्कि सरकार से $2 लाख की फिरौती लेकर हवा में किसी जादू की तरह छू मंतर हो गया। तारीख थी 24 नवंबर 1971। एक शख्स पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की 1 वे टिकट बुक कराता है और प्लेन की हवा में होते ही अपनी पास खड़ी एयर होस्टेस को एक कागज का टुकड़ा थमा देता है, जिसे पढ़कर उसके पसीने छूट जाते हैं, जो कुछ इस प्रकार था: मेरे बैग में बम है और यह प्लेन अब हाईजैक हो चुका है। प्लेन में सवार 36 यात्रियों की जान अपने हथेली में लिया यह व्यक्ति कुछ समय बाद दूसरा नोट एयर होस्टेस को सौंप देता है, जिसमें उसने 4 पैराशूट, $20 की बंडल में $2 लाख कैश तुरंत की व्यवस्था करने की बात कही होती है। थोड़ी देर बाद उसने कैप्टन को ऑर्डर दिया कि फ्लाइट को मैक्सिको के रूट में मोड़ दिया जाए, और ऐसा हुआ भी। मगर फ्लाइट में मौजूद लोगों की आंखें तब फटी की फटी रह गईं जब ये शातिर व्यक्ति 5000 फीट की ऊंचाई से अचानक नीचे कूद गया। FBI ने जब इस केस की छानबीन करी तो इस व्यक्ति का नाम डीबी कूपर सामने आया, पर अफसोस से FBI की हिस्ट्री में सबसे लंबा चलने वाला यह अनसुलझा केस 2016 में सबूतों की कमी होने की वजह से बंद कर दिया गया, और डीबी कूपर आज भी एक नाम बनकर रह गया। अमेलिया ईयरहार्ट। अमेलिया अब तक की हिस्ट्री की सबसे फेमस मिसिंग पर्सनालिटी में से एक है, जो एक टीचर, राइटर, फैशन डिजाइनर और मैगजीन एडिटर के अलावा उड़ान में काफी दिलचस्पी लेने वाली बेहतरीन पायलट थी। बात 1937 की है। अमेलिया उनके खास नेविगेटर फ्रैंक नूनन के साथ वर्ल्ड ट्रिप के प्लान के मुताबिक रवाना हो गई। सब कुछ ठीक था, तभी 2 जुलाई को अचानक अमेलिया का रेडियो मैसेज प्राप्त होता है, जिसमें उन्होंने फ्यूल ना होने के कारण मदद की मांग की थी। अमेलिया की लोकेशन पैसिफिक ओशन के आसपास डिटेक्ट की गई, जिसके फौरन बाद US कोस्ट गार्ड ने उनके लिए मदद भी भेजी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हार ना मानते हुए उन्होंने स्मोक सिग्नल का भी यूज किया, परंतु वो असफल रहे। एक जिम्मेदार पति के तौर पर अमेलिया के हस्बैंड ने प्राइवेट सर्च कंपनी को उनका पता लगाने के लिए काफी पैसे दिए, लेकिन वह भी खाली हाथ वापस लौटे।
काफी असफलताओं के बाद 1939 में अमेलिया को अब्सेंटिया के आधार पर मृत घोषित कर दिया गया। दोस्तों, क्या आपको पता है यह केस हिस्ट्री का सबसे मुश्किल और एक्सपेंसिव सर्च केस था, जिसके पीछे अनगिनत थ्योरी है। कुछ कॉमन थ्योरीज की माने तो पैसिफिक ओशन के ऊपर गुजरते हुए उनका प्लेन फ्यूल की कमी के कारण सीधे पानी में क्रैश किया और डूब गया। 2012 में रिसर्च टीम ने $2.2 मिलियन खर्च करके इस मामले की जांच दोबारा स्टार्ट की, लेकिन नतीजा जस का तस रहा। स्नेहा एंड फिलिप। 9/11 का अमेरिका में हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला आज भी हर किसी के जहन में है। इस भयानक हमले में लगभग 3000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें ये लड़की भी शामिल थी। परंतु इसके पीछे की कहानी इसके इंट्रोडक्शन की तरह इतनी आसान न थी। 10 सितंबर 2001 मतलब इस हमले के ठीक एक दिन पहले भारतीय मूल की 31 वर्षीय डॉक्टर स्नेहा एंड फिलिप मैनहट्टन से लापता पाई जाती है। काफी खोजबीन करने के बाद शॉपिंग मॉल के सीसीटीवी कैमरे में वो आखिरी बार दिखाई देती है, जिसके बाद वो किसी की नजर में नहीं आई। दोस्तों, आपको बता दे, स्नेहा की ड्यूटी उस वक्त 9/11 में घायल लोगों के इलाज में लगी हुई थी। नेहा के इस केस में 2 स्तरीय जांच हुई। पहला उनके पति ने एक डिटेक्टिव एजेंसी के थ्रू करवाई और दूसरी जांच न्यूयॉर्क पुलिस ने स्वयं की। पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्नेहा को लेस्बियन और शराब की बुरी लत से पीड़ित लड़की बताया, जो शायद अपनी निजी जिंदगी से तंग आकर या तो आत्महत्या को अंजाम दे चुकी है या फिर कहीं भाग गई। पहले तो कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उसका नाम विक्टिम लिस्ट में रखने से मना कर दिया, मगर कुछ निजी जांचों में जब कोर्ट को स्नेहा का ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट उसके घर पर मौजूद मिले, तो न्यायालय ने अपने फैसले पर फौरन माफी मांगते हुए स्नेहा को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले का 2751वां विक्टिम घोषित किया। आज 20 साल बाद भी स्नेहा का कोई सुराग नहीं मिला और ना ही उनकी बॉडी। नाना साहब। स्वतंत्रता संग्राम के नींव माने जाने वाले पेशवा नाना साहब को हर कोई भली भांति जानता है। स्वभाव के सरल नाना साहब के जीवन से जुड़ी घटनाएं उतनी ही उलझा देने वाली हैं। नाना साहब की मृत्यु को लेकर इतिहासकारों में काफी मतभेद है, जिनमें से एक का कहना है कि वह 1857 में मलेरिया की वजह से स्वर्गवासी हो गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात के भी सबूत हैं कि 1858 में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और राव साहब ने नाना साहब को अपना पेशवा माना था। कुछ की माने तो 1859 में वो नेपाल चले गए, जहां पर एक शेर का शिकार करते वक्त गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका देहांत हो गया। कहीं पर यह भी सुना गया है कि उन्होंने गुजरात के एक मंदिर में 6 साल तक ब्राह्मण दयानंद महाराज के रूप में व्यतीत किए हैं। खुद को नाना साहब का पोता बताने वाले बाजीराव उर्फ सूरज प्रताप ने 1953 में एक अखबार के हवाले से दावा किया कि नाना साहब की मृत्यु 1926 में हुई थी, लेकिन आज भी इनकी मृत्यु के पीछे का कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लग पाया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह इनकी कहानी भी किसी गुमनामी बाबा से कम नहीं। शॉन फ्लैन। एक्ट्रेस लिली दमिता और एवरॉल फ्लैन के बेटे शॉन फ्लैन की गायब होने की वारदात काफी डिप्लोमेटिक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेजेस की तलाश में फ्लैन किसी भी हद तक जाने से नहीं कतराते, फिर बात चाहे स्पेशल फोर्स यूनिट की टुकड़ियों के साथ खतरनाक इलाकों की हो या फिर जंगली जानवर से भरे जंगल की। इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि वह एक बेहतरीन और निडर फोटो जर्नलिस्ट थे। ऐसा ही एक वाकया 1970 के दौरान वियतनाम वॉर के समय हुआ। फ्लैन अपने ही तरह दूसरे फोटो जर्नलिस्ट डाना स्टोन के साथ कंबोडिया में एक असाइनमेंट से जुड़े थे। कुछ अद्भुत पिक्चरों के चक्कर में यह दोनों दुर्भाग्य से वहां की कम्युनिटी कुरेला के हाथ लग गए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आज भी एक मिस्ट्री है। फ्लैन की मां ने अपने बेटे को ढूंढने के लिए पैसे को पानी की तरह बहाया, मगर बात न बनी और थक हार कर 1984 में उन्हें काफी सालों से गैर मौजूदगी के अंदेशे से मृत घोषित कर दिया गया। हैरल्ड होल्ट। ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी के लीडर हैरल्ड होल्ट ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री थे, जिन्हें स्विमिंग करना काफी पसंद था। वह अपने रूटीन के मुताबिक अपने फेवरेट स्विमिंग स्पॉट पर रोजाना स्विमिंग करने जाते थे, लेकिन एक दिन वह वापस ही नहीं लौटे। उनकी तलाश में 7 दिन लंबा सर्च ऑपरेशन चला, मगर अफसोस के सिवा कुछ भी हाथ न लगा।
उनकी फैमिली मेंबर्स की माने तो वह इस इंसिडेंट के वक्त अपनी शोल्डर इंजरी के लिए पेन मेडिकेशन यूज करते थे, लेकिन वह फिर भी एक बेहतरीन स्विमर थे। एक संपूर्ण खोज के परिणाम से यह बात सामने आई, या तो वह समुद्र के बहाव में बह गए थे या फिर उन्हें किसी शार्क ने खा लिया। अफसोस से वो आज तक ना मिल सके, मगर राजनीति रोटी सेकने वाले नेताओं ने उनके अचानक इस तरह गायब होने की बात को डू हैरी हॉल्ट नाम देकर काफी बदनाम किया। हेनरिच मूलर। हेनरिच मूलर को 20वीं सेंचुरी का सबसे अपमानित व्यक्ति माना जाता था, जिसके पीछे का कारण आपको आगे समझ में आएगा। 1933 में हेनरिच ने नाची जर्मन स्टेट पुलिस ज्वाइन की और देखते ही देखते 6 साल के अंदर वह रैंक ऑफ चीफ तक पहुंच गया। बात यहीं तक नहीं रुकी, उसने नाजी पार्टी ज्वाइन की और पोलैंड पर हमला करने के लिए नाजीज को गलत इंफॉर्मेशन मुहैया करवाई, जो एक युद्ध के रूप में बदल गई। नतीजा, काफी लोगों को इससे अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। मूलर को आखिरी बार 1 मई 1945 को देखा गया, यानी कि हिटलर की मौत से ठीक एक दिन पहले। किसी को भी नहीं पता वह उसके बाद कहाँ गए। वहीं अगर हिटलर के पायलट की माने तो मूलर ये कहा करते थे कि वह रशियन के तरीके को जानते हैं, उनका कैदी बनने का कोई मोड़ नहीं। बस इस दिन के बाद वह कभी दिखाई नहीं दिए। मूलर नाजी पार्टी के सबसे सीनियर लीडर हैं, जिसके पकड़े जाने या मरने की आज तक कोई खबर नहीं मिली। बाइसन डेल। बाइसन डेल अमेरिकन प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर थे, जो डेट्रॉइट पिस्टन, शिकागो बुल्स, एलए क्लिपर, डेनवर नगेट्स और ओरलैंडो मैजिक के लिए खेलते थे और काफी चैंपियनशिप भी जिताई। वैसे तो इनके गायब होने के पीछे इनके खुद के भाई का हाथ माना जाता है, लेकिन सुराग इसकी गवाही नहीं देते। असल में दोस्तों, बात 2002 की है, जब बाइसन उनकी गर्लफ्रेंड और उनके भाई माइल्स डबोट प्राइवेट बोट और उनके कैप्टन के साथ कैटामारन से ताहिती की तरफ से ट्रिप पर जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, आते वक्त 20 जुलाई को माइल्स डबोट के अलावा कोई नहीं लौटा। इससे पहले कि डबोट से इन्वेस्टिगेशन हो सके, उसने रात में ही इंसुलिन का इतना ओवरडोज कंज्यूम कर लिया कि सुबह वह कोमा में था और 27 सितंबर के बाद वो कहीं हिल भी ना सका। डबोट अकेला एक ऐसा शख्स था जिसे इस घटना की पूरी जानकारी थी, मगर उसकी मौत के साथ यह भी एक रहस्य बनकर रह गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे अगर आपको इनमें से कोई केस रेफर किया जाए तो आप कौन सा सॉल्व कर सकते हैं, जरा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं।